नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, यानी कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आईएएस पीसीएस की, तो आप इतिहास को अगर पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इस सीरीज का मैं तीसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, बहुत पूछा जाता है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को प्राकृतिक, ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो है द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो है आपके सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर और उत्तरी पुरास्थल मादा नामक जगह में, और दक्षिणी जो है दाइमाबाद में मिले। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और इसमें 6 बड़े नगर थे: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो हैं आपके गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोदा एक बंदरगाह था। ठीक है, वहाँ जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और सिंध काल में विदेशी व्यापार कैसे होता था, अगर आप देखें तो तांबे से बनी हुई जो आयातित वस्तुएं हैं, उनके जो मुख्य प्रदेश थे खेतड़ी है, बलूचिस्तान है और ओमान है। चांदी का अफ़गानिस्तान और ईरान में। सोना जो है आयात किया जाता था कर्नाटक, अफ़गानिस्तान, ईरान से। टिन जो है अफ़गानिस्तान और ईरान। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्द मेसोपोटामिया और सीसा ईरान से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख देवता वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गहरा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो है पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। हड़प्पा के मोहर पर जो है मोहरें होती हैं, सबसे ज़्यादा एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ठीक है, एक सींग वाला पशु। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है, भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, यानी कि जो हिंदी है इसी तरह से। और क्रिट पद्धति अपनाई गई है लोगों द्वारा, जो नगरों और घरों का विन्यास है इसके लिए। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ। प्रश्न बन सकता है आपका। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है रंगपुर और लोथल से। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, और तौल की इकाई जो थी वो 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। जी हाँ, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वास्तविक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, जो आपको स्वास्तिक चिन्ह जो है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता की देन है, जिसका प्रयोग जब सूर्योपासना के दौरान किया जाता था। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। और मिट्टी की मूर्तियाँ, जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिलने से ये पता चलता है कि यहाँ का जो शासन था वो मित्र सत्तात्मक था।
मात्र सत्तात्मक था, सॉरी, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन के लिए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और यहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा भी विद्यमान थी, ठीक है। शवों को हड़प्पा में जो क्या था, शवों को दफनाते थे, ये अंतर है। हड़प्पा में शवों को दफनाने की, मोहनजोदड़ो में जलाने की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, ठीक है। और ये भी एक प्रमुख चीज़ें हैं कि आपको पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, कौन सी नदी पे मिली और उत्खननकर्ता कौन थे, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। पहला देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित था और उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स 1921 में ही खुदाई हुई थी। और स्थिति जो है इसका पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता, राखाल दास बनर्जी 1922 में ये खोजा गया था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के पार था, गोपाल मजुमदार ने खोजा था 1931 में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही ये भी है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे बीबी लाल और बीके थापर ने 1953 में खोजा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कोटदीजी सिंधु फजल अहमद ने खोजी थी 1953 में, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। रंगपुर जो है आपको महादर नदी, रंगनाथ राघव 1953-54 में खोजा था, गुजरात के काठियावाड़ जिले में। रोपण जो है सतलज नदी के किनारे मिला था और यज्ञ दत्त शर्मा ने इसे खोजा था 1953-56 में, पंजाब के रोपण जिले में। लोथल जो था भोगवा रंगनाथ राव ने इसकी जो है खनन किया था वहाँ पे, और 1955-62 में ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में अभी स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा 1958 में खोजा था, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला अभी जो फिलहाल है। सुत कांगीडोर की अगर बात करें तो दाश्क नदी के किनारे ये था, ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज रेल्स ने 1927 एवं 62 में खोदा था। अब ये जो है पाकिस्तान के मकरान के में समुद्र तट के किनारे है। बनमाली की बात करें तो रंगोई रविंद्र सिंह बिस्ट ने इसे खोजा था 1974 में, हरियाणा के हिसार जिले में। धौलावीरा में जो है रविंद्र सिंह बिस्ट ने फिर से खुदाई की थी, गुजरात के कच्छ जिले में अभी है। सिंधु सभ्यता के बाद अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो इसका विभाजन दो भागों में, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्यों का विकसित सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी और उनकी भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई को आरोही क्रम में 5 भागों में बांटा गया, कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश का प्रधान विशपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे और पूरा दुर्गपति स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति जो है गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थीं और जो सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि जो इनके जो अध्यक्ष थे उसको ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग जो है युद्ध के लिए किया जाता था उस समय में, ठीक है। और आर्यों में जो समाज था वो पितृप्रधान था, मुखिया पिता होता था जिसे कुलप कहा जाता था। कुछ इम्पोर्टेंट और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पे है कि जो दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राज का नाम, पूर्व में जो था प्राची था और राज्य का नाम था सम्राट, राजा का नाम। पश्चिम में जो है प्रतीची कहा जाता था, पश्चिम को स्वराष्ट्र कहा जाता था, पश्चिम को, उत्तर को उदीची और विराट कहा जाता था। ऐसे ही मध्य में जो राजा होता था उसका नाम राजा ही होता था मध्य में। दक्षिण में भोज कहा जाता था राजा को, ठीक है, दक्षिण में जो। इसके अलावा उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है, वेदांग की संख्या 6 है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स की दृष्टि से, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मुख्यतः आर्य जो है 3 प्रकार के कपड़ों का प्रयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीयण। और अंदर पहनने वाले कपड़ों को
निवि कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के साधन संगीत, रथ-दौड़, घोड़दौड़ और त्रुट क्रीड़ा थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या यानी न मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था और उस समय तो गाय की हत्या करने वाले, घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था तक की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो लोहा थी, जिन्हें श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट होते हैं, हुक पॉइंट जिन्हें कहता है, इन्हें पता होना चाहिए आपको। मनुष्य और देवता के बीच की जो मध्य भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण था, पर जो पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तरवैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए उत्तरवैदिक काल में। और द्वितीय काल में जो है राजा अभिषेक रासूर्य यज्ञ आपने सुना भी होगा, रामायण में भी उसका अनुष्ठान किया जाता है। उत्तरवैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। सत्यमेव जयते ये काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये लिया गया आपके मुंडकोपनिषद से और इसमें यज्ञ की तुलना जो है टूटी नाव से की गई है। उत्तरवैदिक काल में कौशाम्बी नगर में जो है प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और महाकाव्य आपको पता है कि महाभारत और रामायण है और पुराना नाम महाभारत का जय संहिता है। गोत्र नामक संस्था भी जो है उत्तरवैदिक काल में इसमें जन्म हुआ था। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण नोट्स और बता दूं आपको कि अगर प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन कौन है पूछा जाता है। चावार्क दर्शन जो है चावार्क लिखा गया था। योग जो है पतंजलि द्वारा लाया गया। सांख्य जो है कपिल द्वारा। न्याय गौतम ऋषि द्वारा। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक जो है कणादया उलूक द्वारा। और ऋग्वेदीन कालीन जो नदियाँ थी ऋग्वेदिक काल की, वो लिखा है इनमें आधुनिक नाम भी लिया गया है। ठीक है, प्राचीन नाम भी। कुब्र जो है आजकल कुर्रम नाम से जानी जाती है। कुभा काबुल। वितस्ता झेलम नदी जगह जाता है। आस्किनी चिनाव। परुषणी रावी नदी। सतुद्री सतलज को। विपासा व्यास नदी को कहा जाता है। सदानीरा गंडक नदी को। द्रस्वती घग्गर नदी को। गोमती घोमल को और सुवस्तु स्वात को। और ऋग्वेदिक कालीन देवता देखें तो आपको पता है कि इंद्र जो है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि को एक देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ भी हमने देखा। वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता इन्हें कहा जाता था। समुद्र के देवता भी इन्हें कहा जाता था। ठीक है, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता भी वरुण को कहा जाता था। देव जो है आकाश का देवता होता था। ठीक है, सबसे प्राचीन है। आपने कभी मंत्रोच्चारण भी सुना होगा कहीं पंडित, अगर आप कहीं देखे हैं तो वहाँ पर ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, इस तरह से मंत्रोच्चारण भी किए जाते हैं। तो आकाश का देवता बोला जाता है उन्हें। सोम जो है वनस्पति देवता। उषा जो है प्रगति एवं उत्थान के देवता माने जाता था। आश्विन जो है विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण जो है पशुओं के देवता। और विष्णु जो है विश्व के संरक्षण और पालन करता। मरुद जो है आदि तूफान का देवता इन्हें कहा जाता था। तो इस तरह से आज हमने सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेसन में। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू।